दुनिया की 90% जंगों को आप उठा के देख लें, उनके फैसले आखिर में मुज़ाकरात से ही हो रहे होते हैं। इमरान खान साहब को जब दावत मिल रही है, बार बार उनको इदारे कह रहे हैं कि आप मिलकर बैठ के एक टेबल पे बात कर लें, तो इस पे ये क्यों नहीं आ रहे? या तो इनके पीछे भी मेरे कहने का मकसद यही है कि शायद इस मुल्क में वो क्लैश पैदा करना चाहा जा रहा है, दोबारा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाला वाकया दोबारा दोहराया जाना चाह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान कैसे होगा कि जब एक मुल्क में हर आए दिन सड़कें ब्लॉक होंगी, धरनों की सियासत होगी, पार्लियामेंट की सियासत को पीछे रखा जाएगा, तो कैसे मईशत मुस्तहकम होगी? फिर जो हुकूमती वज़रा हैं, जब वो आम आदमी से झूठ बोलेंगे, झूठे वादे करेंगे, फिर वो वादे वफा ना होंगे, तो ये कौम फिर किस तरफ देखेगी? हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने कौम को उम्मीद दिलाई थी कि अब मैं आ गया हूँ, और हमने देखा कि उनके आते ही बड़ी ब्रेकिंगें चली कि डॉलर बहुत 200 से भी कम हो जाएगा, मईशत मुस्तहकम होगी। अब हम देख रहे हैं कि IMF भी फिर से घंटी बजाना शुरू कर रहा है। सनतों को गैस नहीं है तो आम सारिफ भी गैस की सहूलत से महरूम होता जा रहा है। हुकूमत की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, और बात करेंगे कल अजीम शान इस्लामाबाद में धरना और इज्तिमा होने जा रहा है। लेकिन आज हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना राना सनाउल्लाह ने कहा कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। हमें तमाम इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी है कि वो ये अपना इज्तिमा मनसूख कर दें, मुलतवी कर दें। तो मुलतवी तो अलबत्ता पाकिस्तान की सियासत में देखा कम गया है कि इस तरह के इज्तिमा मुलतवी हो। खान साहब तो करेंगे। PTI के लोग रास्तों में हैं, काफ़िले पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। तारीख का अजीम शान इज्तिमा इसको कहा जा रहा है कि पैर रखने की जगह भी इस्लामाबाद में नहीं होगी, ज़मीन कम पड़ जाएगी। PTI के बुलंदबाज़ दावे हैं, लेकिन ये धरना, ये इज्तिमा दे के वापस चले जाएंगे, कुछ लेकर भी जाएंगे खान साहब या नहीं? बैकडोर रवाबित भी हमारी सियासत में कोई नई बात नहीं है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची के मशहूर मारूफ शख्स सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है, आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखे हैं, बेबाक तजिया करते हैं, मोहम्मद नदीम साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम, आपने टाइम दिया। उनके साथ आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत बनाने में JUI का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। मौलाना मोहम्मद गयास ने ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक JUI से। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, खान साहब की जिंदगी को खतरा है, आप लोगों को एजेंसी ने रिपोर्ट दी है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आप मुलतवी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपकी बुलाने का और आपकी दावत। जहाँ तक आपका सवाल है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक है और बकौल राना सनाउल्लाह साहब के, इसका सही मानों में वही माकूल जवाब वही दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से क्या ख़तरात है, क्या ख़दशात है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, क्या हालात है, इस हवाले से उनको सारी ज़्यादा मालूमात है। अच्छा, अगर मैं जरा माजी में ले जाऊँ आपको याद होगा बेनज़ीर साहबा वतन वापस आ रही थी, तो उस वक्त की हुकूमत, होम मिनिस्टर, जो सदर मुमलिकत थे, वो कह रहे थे बीबी यहाँ पे ना आए, आप जलसा ना करें, आपकी जान को खतरा है। और ये इमरान खान को अब हुकूमत कह रही है। मतलब हिरासमेंट है, ऐसा क्यों होता है? तो मेरे ख्याल से हमारी ताकि ना करें, मेरे ख्याल से हमारे इस मुल्क की सियासत का ये हिस्सा बन चुका है। और जहाँ कसूरवार समझते हैं इसका आप खुद को? ज़रा बोलने देंगे आप मुझे? चले कंप्लीट करें। कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ हम इस बिल्कुल किसी चीज़ को एक आम सी मामूल के मुताबिक समझते वो गैर मामूली हो जाती है। ठीक है। और जहाँ गैर मामूली समझ तो फिर मामूल बन जाते हैं। और जिस तरह बेनज़ीर साहिबा के लिए कहा गया था कि आपको ख़तरा है, आप ना आए, लेकिन वो ख़तरा यकीन में चेंज हो गया। अब इमरान साहब के लिए कहा जा रहा है, इसका जवाब तो राना सनाउल्लाह साहब दे सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में 75 साल से ये चीज़ें चली आ रही है। जब लियाकत अली खान साहब जिस वक्त जलसा कर रहे थे 1952 के करीब, उस वक्त मेन जलसे में उनको कहा गया था कि आपके लिए खतरा है, लेकिन उस वक्त यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जिस वक्त गोली लगी ना, फिर बाद में लोगों ने कहा ये खतरा। तो बहुत अफसोस की बात नहीं है मौलाना साहब, जब हुकूमत को इतना पता है, एजेंसियां बता रही हैं कि इनकी जान को खतरा है, तो फिर सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहा? इमरान खान साहब को जब पता है कि सब कुछ है, लेकिन उसके बाद फिर क्यों खतरे पे जा रहे हैं? तो वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज छोड़ दें, सियासत करना छोड़ दें इस मुल्क में। तो फिर बेनज़ीर साहिबा की अगर इसको इल्म होता है कि मेरी जान को खतरा है, तो मेरे ख्याल से वो आने की जहमत न फरमाती। अगर एक किसी सियासतदान को इल्म है कि मैं कड़े में गिर रहा हूँ, मेरे लिए सब चीजें हैं, तो अगर राना सनाउल्लाह गलत कह रहा है या अगर उसको डराया जा रहा है, तो फिर कम से कम बड़ी माजरत के साथ मौलाना साहब, आपको मैं अब ज्यादा जोर नहीं जाता। आपको इमरान खान की हुकूमत कह रही थी मौलाना साहब मुल्क में दहशतगर्दी की फिजा है, आप इस धरने को मौखर करें, बाद में दे दिएगा धरना। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही थी, लेकिन आपने कहा कैसे नहीं हम धरना देंगे, हम तो डंडे भी साथ ला रहे हैं और वो तेल में भिगो के ला रहे हैं। तो आप लोगों ने भी दिया था धरना।
हमारे और खास साहब के जहन में और नजरे में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? तमाम खतरात के बावजूद हमने सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे आज़ादी मार्च और लॉन्ग मार्च करके दिखा दिए, हमें कोई खौफ नहीं लगा। बावजूद इसके हमें डराया भी जा रहा था, हम तैयार थे उसके। और आज आप ऐसे आप डरा रहे हैं, लेकिन आज आज़ादी मार्च के नाम से तारिक इंसाफ जो करने जा रही है, पता नहीं कैसी फायरिंग हुई, किसने की, कैसे कि अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए तो एकदम मुअख्खर करके पीछे चले गए। हम तो आखिर तक डटे रहे, हम तो आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 17 दिन तक वहां बैठे रहे। खतरा होता तब भी हम बैठे हुए थे, बगैर खतरे तब भी हम बैठे हुए थे। हमने तो अल्लाह का नाम लेकर के खड़े थे। अब इनकी बारी है, हम इनके लिए दुआएं कर सकते, अल्लाह ताला हिफाजत का मामला फरमाए, आफियत का सलीम सेचवानी साहब, हिफाजत के लिए दुआ कर रही है हुकूमत आपकी, अलबत्ता सिक्योरिटी इन्होंने देने की कोई बात नहीं की मौलाना कहा साहब जा रहा है कि खतरा न जाए ना। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से भी कहा गया था कि आपको खतरा है जान को, आप ना है, ना है, ऐसे ही है। ठीक है। और उसके बाद में खतरात को दूर करने के बजाय खतरात मजीद बढ़ाए गए। जब मोहतरमा आ रही थी कराची में तो स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई थी, उनका इस्तकबाल बमों से हुआ था और खान साहब का भी इस्तकबाल हो चुका है, उन पे भी एक जानलेवा हमला हो चुका है। जो मैं सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं था, कारकुन जो खड़े हुए थे सिर्फ वही कारकुन खड़े थे, इसके अलावा ना कोई पुलिस थी, ना ही कोई इसे स्पेशल सिक्योरिटी की कोई अरेंजमेंट थी कि जिसको हम कहें कि मोहतरमा के लिए कुछ गवर्नमेंट ने किया है। लगता था जैसे गवर्नमेंट खुद ही चाह रही हो कि हम इनको मारना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं, गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं, तो गवर्नमेंट खुद ही चाह रही हो कि हमें मारना है इसको। और उसके इन मामला की तहकीकात भी नहीं की गई, फौरन जो है ना वो सड़कें वगैरह क्लियर करके सब धो और दिया, सबूत भी सारे मिटा दिए गए थे। लियाकत अली खान के टाइम पे भी यही किया गया, खतरात बोला है मगर दूर नहीं किए गए। सरेआम खड़े हुए कोई भी मजे से मार सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खान साहब को खतरा है। जिन्होंने खतरात का उस वक्त इशारा किया था, उनकी जो एजेंसियां थी उस वक्त की, उनको चाहिए था उन खतरात का मदावा भी करती, मगर नहीं किया गया। लेकिन ये हुकूमत के मातहत होते हैं इदारे, सचवानी साहब, हुकूमत के मातहत है ना तमाम एजेंसियां। अभी मार्च के अंदर भी कहा गया कि खतरात हैं, ठीक है, मगर कोई सदबाब नहीं किया गया। अभी ये कह रहे हैं कि खतरात हैं, मगर खतरात को मजीद बढ़ा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का हेलीपैड जो ना आपको हेलीकॉप्टर लाने की इजाजत नहीं दे रहे कि आप हेलीकॉप्टर नहीं लेके। GHQ को कोई एतराज नहीं, दूसरे किसी को एतराज नहीं, और वहाँ के DC हुकूमत को एतराज है, हुकूमत के जी बिल्कुल उनको एतराज है। और वो DC वगैरह जो है कह रहे हमें ऊपर से प्रेशर है, हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। अब इस तरह के खतरात को मजीद बढ़ाने की तो ये कोशिश कर रहे हैं, तो इससे हम यही अंदाजा लगाएंगे कि जो पिछला अटैक था इसके अंदर भी ये लोग इन्वॉल्व थे, और अभी भी अगर कुछ है तो इनके ऊपर ही इल्जाम आएगा। नेचुरली बात है, जब खतरात को ये बढ़ा रहे, कम करने के बजाय खतरात को बढ़ा रहे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए और मुल्क को जो है आगे की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त मईशत का हाल बहुत बुरा है। आप देखें, पहले लाहौर, फैसलाबाद वहाँ पे एलसियाँ नहीं खुल रही थी, अब कराची में भी आज से बंद हो गई एलसियाँ खुलना। मईशत को पूरा डब्बा बिठा दिया इन लोगों ने, मगर इनको मैशत पे मैं आता हूँ। आप लोग ठीक है इज्तिमा दें, आप अपना आईनी हक करें, आपको इजाज़त है इस मुल्क में सियासत करने की, लेकिन आपको आज फिर राना सनाउल्लाह ने दावत दी है कि खान साहब आप आएँ, बैठ जाएँ शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ, जिसके साथ आपको बैठना है बैठें, तो वजह क्या है? सर देखें ना, मुतालबा तो एक ही है, इसके बाद में बैठा जाएगा ना। इलेक्शन का डिमांड इन लोगों की थी जिस वक्त अपोजिशन में थे, आज हमारी है इलेक्शन की डिमांड। हम पूरे एतमाद है कि हम जीतेंगे इलेक्शन, इनमें एतमाद की कमी है इलेक्शन जीतने के मामले में। आप लोगों ने जाने बचाने के लिए अपना मार्च मुलतवी किया था, हुकूमत ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया था, आप लोगों ने कहा था कि यार जिंदगी हमें अजीज है, खान साहब पीछे हट गए थे, तो अब भी आप यही सॉफ्ट कॉर्नर का मुजाहरा करें, आप हुकूमत से बात कर लें। सर पुरअमन मुजाहरा करना हमारा हक है, और ये हक हमने दूसरी नहीं, पुरअमन नहीं है, आप लोग वेपन भी ला रहे हैं, असले ला रहे हैं, या आपके लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं आना। कोई असला नहीं ला रहा है, कोई वेपन नहीं ला रहा है, पुरअमन मार्च है, खेमे वहाँ पे लगाए गए। तो फिर ये जिहाद किसके खिलाफ है? PTI का सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ होता है। हम अगर अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करते हैं तो इससे बड़ा जिहाद कोई नहीं है। और बाकी हक की बात के लिए खड़ा होना, हक बात करना, ये भी एक जिहाद है। हक बात करो ना, ये जिहाद वैसे बड़ा अच्छा कवर किया है सलीम सेचवानी ने। मोहम्मद नदीम, दोनों चपकलिश चल रही है, माजी में भी इस तरह बहुत हुआ है। खान साहब का कल का आप कैसे देख रहे हैं? कामयाबी मिलेगी या के बैठेंगे अब हुकूमत? पहले तो मैं हजरत साहब की बात का जवाब दे दूं। मौलाना के जितने भी मदारिस के बच्चे थे उनकी हद तक तो मार्च था उनका, आम पब्लिक में इतना ज्यादा वो इंटरफेयर नहीं था उसके अंदर, वहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम डिसिप्लिन मार्च उसको कहा जा रहा था। डिसिप्लिन था, वो यूं समझ लें कि एक किस्म का इज्तिमा था। अच्छा, तो उसको मैं इससे कॉपी नहीं करूंगा। इमरान खान के इस बात इस तरह से इंतहाई इख्तिलाफ। अच्छा, अब 10 बंदे तलबा का नाम लिख करके बता दे कि इस जो अंडर 18 थे, जो 18 से कम थे,
जी जो 18 से कम उम्र के बच्चे थे उसके अच्छा, आप मैं बता बात- 10 बंदे साबित करके दिखा दे, साजिद। चैलेंज है मेरा। अच्छा, अब दूसरी बात है किसी एक मदरसे का नाम दे। पीटीआई इत्तेफाक से हमारी जो है ना पीटीआई का जो हमारा ताल्लुक है वो अभी आम पब्लिक में हो गया। हमारे यहाँ ये जो इस किस्म के अटैक आते हैं, पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं फिर आगे मैं अब आता हूँ कि ये फैसले होने कहाँ चाहिए थे। पीटीआई का भी जितना भी है वो आम पब्लिक के अंदर कुछ थोड़ी हमारी थोड़ी सी यूथ आ गई उसके अंदर, अब थोड़ी सी वो अवेयर भी हो गई है कि इनका भी ताल्लुक वही सियासी तरीका है वो जो हमारा आमतौर पर सियासी तरीका होता है, झूठ भी और कोई सियासी टच भी दे दो और कुछ मजहबी टच दे, तो इनका भी कुछ थोड़ा सा पोल खुला बदकिस्मती से। मैं भी एक अच्छी चीज समझ रहा था लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि इमरान खान साहब भी उसी डगर पे चल गए हैं जो हमारे यहाँ रिवायती किस्म की पॉलिटिक्स है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अब मैं आप इसको इस पराये से देखते हैं दहशतगर्दी। देखिए, आर्मी ने जब इजाजत, आर्मी ने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं, तो आर्मी हमारे पब्लिक के फैसले में नहीं बोलेगी। ये तो आप समझ लीजिए, अगर कोई इजाजत हेलीकॉप्टर उतरने की दे या ना दे उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ये ऐसे ही। बेसिकली उन्होंने रिपोर्ट दे दी। ये बेसिकली हमारे सियासी इदारों का काम है। पिंडी अच्छा, में होने की मौलाना वजह से सनाउल्लाह साहब GHQ नजदीक है इसलिए इन्होंने अब हमारी इजाजत मांगी हुकूमत थी। को इतराज कर रही है। हमारी हुकूमत, आप अंदाजा कीजिए कि जिसकी हुकूमत में जो मर्डर होता है इल्जाम भी उसी पे आता है। अब आप ये समझें कि अगर इमरान खान को इस वक्त कोई ना कोई, मेरे मुंह में खाक, कोई ना कोई ज्यादती या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, चले पंजाब के अंदर तो उनकी एक मखसूस अक्सरियत थी, वजीर आला उनका था, तो उसमें अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है या उनके गोली लगी है तो उसका तो कुछ मदावा हल्का फुल्का उनकी अपनी हुकूमत पे भी चला गया। लेकिन अगर आप इस वक्त फेडरल के अंदर अगर इस्लामाबाद में किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो वो टोटल का टोटल हमारी हुकूमत वक्त पे आएगा। तो इस वजह से वो अपनी हर एहतियात करने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि किसी तरीके से इसको काउंटर कर लें। अगर ये मौखर कर दें और मुज़ाकरात, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पीटीआई के साथी भी बैठे हुए हैं, JUI वाले अक्सर मौलाना साहब को मैं सुनता हूं, वो कहते हैं कि आप फ्लोर पे आके बहस कर लीजिए। मौलाना साहब की अच्छी बात है, वो मुज़ाकरात पे लाते हैं हमेशा। ये इसमें तो मौलाना साहब की मैं पीठ पीछे भी अच्छाई करता हूं कि वो जब MMA में भी रहे तो वो कहते थे आप फ्लोर से ना निकलें, फ्लोर पे बैठ के फ्लोर का फैसला फ्लोर पे कर लें, सड़कों पे हर चीज का फैसला नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरीके से मैं इमरान खान साहब को जब दावत मिल रही है, बार बार उनको इदारे कह रहे हैं कि आप मिलकर बैठ के एक टेबल पे बात कर लें, तो इस पे ये क्यों नहीं आ रहे? या तो इनके पीछे भी मेरे कहने का मकसद यही है कि शायद इस मुल्क में वो क्लैश पैदा करना चाहा जा रहा है, दोबारा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाला वाकया दोबारा दोहराया जाना चाह रहा है कि कोई इनको उकसा रहा है कि तुम सड़कों पे जाओ, और जहां 6 अरब से ज्यादा, 6 अरब डॉलर की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा तो उस एक रात के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब को भी अगर सड़क पे कोई ऐसी हालत हो जाती है तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान को नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान ही होगा ना। थर्ड पार्टी फायदा उठा सकती है। तो मैं इस फ्लोर के बोझ पे, मौलाना साहब भी बैठे हुए हैं, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, मैं कहता हूं मुज़ाकरात पे बैठ जाओ। तुम्हें कौन डंग मार रहा है भाई? क्या दुनिया के फैसले टेबल पे नहीं होते? बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया की 90% जंगों को आप उठा के देख लें, उनके फैसले आखिर में मुज़ाकरात से ही हो रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम फैसले, तमाम दस्तखत उनके टेबल पे होते हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने। मौलाना साहब, खान साहब को आज आपकी हुकूमत ने दावत दी, जो कि अच्छा शुगुन है। आप लोगों ने अपना किरदार अदा किया, हुकूमत होने का सबूत दिया कि ठीक है जी हम हुक्मरान हैं, आप आएँ, हमारे साथ कोई आपको शिकायत है आके हमारे साथ यहाँ टेबल पे बात करें, आप असेंबली में आ जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन खान साहब की ना आने की वजह, एक तो वजह उनका एक नैरेटिव है कि आप लोग चोर हैं, हमने आपके साथ नहीं बैठना, तो ये कब तक इस मुल्क में चलता रहेगा? साजिद साहब बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। सलीम साहब माजरत के साथ एक सिर्फ बात मैं करता हूं, उन्होंने जो बात की कि ये चोर, सर खान साहब ने कहा मुलाकात पे बैठ जाते हैं, उस पर इनको कोई एतराज नहीं है, मगर पहले इलेक्शन की तारीख का अनाउंसमेंट करें। अब मैं जवाब देता हूं। टेबल पे बैठ के साजिद, ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि टेबल पे बैठ के कर लो ना, बात पे बैठ के जरूर ब्लैकमेल करना। मौलाना साहब बैठे, इनका सबसे बड़ा मुतालबा क्या है कि इलेक्शन हो। हाँ, 2018 के इलेक्शन में कौम ने, अवाम ने, आपके वोटर हजरात ने, बकौल आपके सपोर्टर हजरात ने जो बरतरी आपको दिलाई, जो अक्सरियत आपको दिलाई, उसके नतीजे में आपने 366 दिन रह करके आपने क्या किया? नंबर 1। अब दोबारा आप इलेक्शन के अंदाज से जा रहे हैं। यही कौम आपसे पूछने जा रही है कि आपने 3.5 साल में क्या किया? माशी लिहाज से देखा जाए, माशी निजाम आपने तबाह कर दिया, सियासी निजाम आपने तबाह कर दिया। अब आखिरी एक टारगेट है इनका कि भाई दिफाई निजाम तबाह हो, लेकिन इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। अच्छा, यहाँ सलीम साहब नाराज हो, हम नहीं होने देंगे। अच्छा, हम डायलॉग के लिए भी बुला रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए भी बुला रहे हैं, टेबल टॉक के लिए भी बुला रहे हैं, लेकिन अगर इनको इस मुल्क से, इस मिल्लत से अगर इनको मोहब्बतें आए, हम इन्हें वेलकम करते हैं। अच्छा, ये बात साजिद मैं बढ़ाता हूं, मौलाना के आगे बढ़ाता हूं। मैं ये कहता हूं कि भाई
अगर आपके पास अगर ये आपको 3.5 साल में हमारी फ्लोर में तब्दीली आ गई, अगर ये तब्दीली ना आती तो आप अगर इलेक्शन के साल पे जाके आप अपनी आवाम को खड़ा करके पूछते तो आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। बजाते खुद पीटीआई के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कुछ डिलीवरी थी ही नहीं। ये तो भला हो मौलाना साहब का इन्होंने उन्होंने मुझे कहा कि हम दिफाई निजाम को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। मौलाना साहब इसको जरा वजाहत करें, खान साहब दिफाई निजाम को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? मेरे ख्याल से एक इशारा आपके लिए काफी है, वो ही मैंने कह दिया। सियासी निजाम आपके सामने 3.5 साल में क्या हुआ और खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से लेकर के 2018 तक क्या कुछ नहीं हुआ, क्या गेम नहीं किया। अगर मैं ये कहूं, देखने वाले मजीद इस पे रोशनी डालेंगे कि जो हुकूमत पीटीआई की करती थी आज आप लोग भी वही कर रहे हैं। आज आपकी हुकूमत में ऑडियोज भी आ रही हैं, वीडियोज भी आ रही हैं। आजम सवाती जैसे बुजुर्ग रोते हुए हमें नजर आते हैं। शहबाज गिल जैसे खुद कह रहे हैं कि मुझे भी टाइट किया गया, छितर पड़वाए गए। ठीक है, जो आप लोग वतीरा था, आप लोग कहते थे कि हम भी आएंगे तो सारे हिसाब लेंगे, आज पीटीआई वाले वही कह रहे हैं। तो फिर आप में और पीटीआई में क्या फर्क है? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई ने निजाम तबाह कर दिया, बकौल आपके। फिर आप बनाए ना निजाम को। और सियासत की बात कर रहा हूं, तो मैशत जातियात पे न जाए। देखिए चले, तो जातियात आप सियासत में नहीं लाए जी। हम खान साहब को कहते थे, खान साहब आप कैसे वीडियो लाते हैं, ये आज आप लोग भी वही कर रहे हैं। आपकी हुकूमत में आना ये लम्हा फिक्रिया नहीं है। मैं एक बात बताऊं, हमारी हुकूमत में आना इनके लिए मेरे ख्याल से इनके ऊपर एक एहसान है। अच्छा, इस लिहाज से कि मुल्क की सलामती अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अपनी सलामती की तरफ जा रही है। ठीक है, मईशत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने की तरफ जा रही है। कैसे ठीक होने की तरफ जा रही है? कैसे मईशत कैसे ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो कुछ 3.5 साल में हुआ है उस माहौल को चेंज होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन हमें 6 महीने हो गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ट्रैक पे पहुंच चुके हैं। और अब मजीद आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद 6 से 8 महीने आपको हो गए, आपने महंगाई की शरह को स्टडी नहीं किया, आपने डॉलर को स्टडी नहीं किया। 3.5 साल का वो लोड, वो बोझ जो कभी 75 साल की तारीख में कभी नहीं रहा। इतना कर्जा कभी 75 साल में नहीं लिया गया। सर मान लेते हैं उसके बावजूद नालायक थे, नाअहल थे। आप लोग ये कहते हैं ना, चले आपकी जबान है ना, आप लोग हाजी अलहाज लोग आ गए ना, तो आप हाजियों ने इस मुल्क, इस आईनी हुकूमत को आईनी ऑप्शन से घर भेजा, बकौल आप लोग के, आपने आइन का इस्तेमाल किया। तो फिर उन हाजियों ने अभी तक आवाम को क्या डिलीवर किया? अभी तक आवाम जो इस वक्त चैन सुकून की जो सांस ले रही है, ये इस वक्त पीडीएम को दुआएं दे, वरना 3.5 साल का वो बोझ में गंद नहीं कहता, इसलिए कि भाई बैठे हुए, वो 3.5 साल का वो बोझ, वो लोड और वो मुसीबत 6 महीने में कंट्रोल करना और इस वक्त नॉर्मल हालात में चलाना, ये पीडीएम की कारकर्दगी है। इसके लिए बड़ा कारनामा। और अब आगे जाके आप देखेंगे इंशाअल्लाह, आप देखेंगे खान साहब टेबल पे भी आएंगे, खान साहब 2.5 लाख के लिए भी आएंगे, जिस तरह अभी 1-2-4 दिन में आए भी माजरत के साथ। और मजीद भी आते रहेंगे। और अल्लाह ने कहा, अब अल्लाह ने चाहा आगे आप देखते रहे। बिल्कुल मैं आता हूं आपकी तरफ। जी सर, आप कटें। जी जो इल्जाम लगा रहे हैं कि मईशत का ठप्पा बैठा हुआ था 3.5 साल, तो मईशत की ग्रोथ 6% थी उस वक्त जिस वक्त खान साहब ने छोड़ा था। 22 अरब डॉलर का रिजर्व फंड था जिस वक्त खान साहब ने छोड़ा था। 129 रुपए के ऊपर 148 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था आवाम को। अब इस वक्त ये पोजीशन है कि आज पाकिस्तान के पास 7.8 अरब डॉलर का रिजर्व फंड है। ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ हमारी सिर्फ -0.2% है। प्लस से हट के हम लोग -0.2% पे आ गए हैं। ये तो हमारा हाल हो गया है मईशत का। और जब मईशत हमारी कमजोर होगी तो दिफा हमारा मजबूत कैसे हो सकता है? मईशत मजबूत होगी तो दिफा भी हमारा मजबूत होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम पैसे खर्च करेंगे, दिफा के ऊपर भी खर्च करने की पोजीशन में होंगे, अच्छे पैसे खर्च। तो ये जितने इल्जाम मौलाना साहब ने आप पर लगा है, जो पीडीएम की हुकूमत आप पर लगा रही है, इन इल्जामों को तस्लीम करते हैं? 2 साल जब पूरी पीडीएम कहती थी लॉकडाउन पूरा लगा दो, बंद कर दो पूरा, अगर इस तरीके से उनकी बातों पे अमल किया होता तो आज पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल नहीं होता जिसमें कहा गया है कि इन्होंने सबसे बेहतर तौर के ऊपर कोरोना को फेस किया और पाकिस्तान की मईशत को खान साहब ने संभाला। अगर इनके मशवरों पे चलते तो आज पाकिस्तान बैंकक्रप्ट ही हो चुका होता। तो पाकिस्तान की मईशत को खान साहब ने संभाला। स्टेट बैंक को आपने आईएमएफ के यहाँ गिरवी कर दिया, आईएमएफ के साथ आप वादे करते हैं। मेरा चैलेंज है 2018 से पहले जब तक इनकी हुकूमत नहीं थी, चैलेंज देने से पहले हकाइक देख ले, हकाइक बयान करें कि भाई ये चैलेंज दिया जा रहा है। सर 2018 से पहले
आपका समझ में फिर नहीं उनका- आएगी सर। जी 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 आप आप भी कंप्लीट फरमाएं, आप आप फरमाएं। मुझे आप बताया बताएं। कि हमने मईशत में फला शोबे के अंदर हमने बेहतरी लाए है, फला शोबे में इंप्रूवमेंट लाए हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त रिजर्व फंड 22 अरब डॉलर था, आज सिर्फ 7.8 अरब डॉलर है, और हमारी जीडीपी ग्रोथ जो 6% थी वो माइनस और वो भी उधार का रिजर्व जो पड़े हुए माइनस वो भी दूसरे ममालिक से पैसे लिए हुए हमने। -0.2 पे हम लोग बैठे हुए अब बैंकरप्सी के नजदीक लाके खड़े हुए हैं। कल अगर ये हुकूमत छोड़ते भी हैं ना तो ये मेरे ख्याल से चाहते हैं कि हम पूरा बैंक करप्ट ही कर दें ताकि कोई भी आए तो वो गालियां ही सुने। चले नदीम, मैं चाहूंगा आप अपना मौकिफ दे इस पे, तो फिर मैं मौलाना साहब को बताऊं। मैं मौकफ दे दूंगा, फिर दोनों पार्टियां नाराज हो जाएंगी। पहली तो बात यह है कि कश्मीर कमेटी में इन्होंने क्या किया, दूसरी बात यह कि मुझे ये बता दें कि इन्होंने सोच समझ के बताएं कि इन्होंने हुकूमत बदल के कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया। मैं अदब के साथ हजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा, वो ये कि हजरत साहब हम हुकूमतें तब्दील करने को अपने लिए एक आसरा तो समझ लेते हैं, लेकिन अवाम के अंदर उसकी रिलीफ का कोई जरिया नहीं बन सका। बदकिस्मती कह लें, कुछ भी कह लें, इनमें से किसी का भी ये मौकफ नहीं है कि अवाम को रिलीफ कहां दी जाए। गोरख धंधे ये लफ्जों के और ये फिगर्स के हमें तो दे देते हैं। मुझे तो आज तक ये गोरख धंधे ही समझ नहीं आए। गोरख धंधा तो उस दिन समझ आएगा जो मैं आपको अक्सर प्रोग्राम में कहता हूं कि जिस दिन मेरी अवाम रज के रोटी खा लेगी, जिस दिन मेरी अवाम में से गुर्बत की कमी होना शुरू हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताएं, इन चंद दिनों के अंदर आप सिर्फ देखें हमारे मुल्क के अंदर इतना फर्क पड़ जाता है, या तो हम लोग इतने कमजोर हैं मीडिया के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से, कि एक आर्मी आपने देखा भाई आर्मी चीफ तब्दील होने के दरमियान में पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। लोग इतने खौफजदा थे कि पता नहीं आर्मी चीफ तब्दील होगा क्या होगा। ऐसे कोई आफत आ रही है, अंदाजा करें हम लोग आपस में उसके ऊपर भी लड़ रहे अल्लाह ना हैं। करे। भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ एक अच्छी बात ये होती है कि एक मैनुअल सिस्टम है आर्मी का, इदारों का, उसमें जो बेहतरीन है उसको नंबर 1 पे कर दीजिए आप। यही अब हमारा जजेस की तब्दीली आती है तो उस पर भी यही बहस छिड़ जाती है। 2-2 महीने तक हमारा मीडिया उसी पे लगा रहता है और आम पब्लिक को सवाल उठाते रहते हैं कि हाय क्या होगा। अब यही सवाल मैं मौलाना साहब से पूछूंगा कि अब 1.5 साल, इतने 1 साल हो गया, 8 महीने 7 महीने हो गए, कि पब्लिक से अंदर से आपको कोई आवाज आ रही है कि बोले हाँ जी मौलाना साहब आपके आने से सानू रोटी रज के मिलने लग गई है, हमारे घर के चूल्हे जलना शुरू हो गए। इसका जवाब कोई नहीं देंगे, सिर्फ एमपी हॉस्टल दोबारा मिल गए होंगे और ये हो गया होगा। और दूसरी बात है कश्मीर कमेटी दोबारा मिल जाएगी और क्या होगा। आप तो बड़े हमारे तजिया का बड़े मायूस है और कौम भी मायूस है। मौलाना साहब आप आए तो कौम को उम्मीद आप लोगों ने दिलाई कि भाई श्रीलंका बनने जा रहा था पाकिस्तान, खान साहब दिवालिया कर रहा था इस मुल्क का, हम आके इस मुल्क को बचा लेंगे, और अब आप कह रहे हैं बचा लिया है। मतलब ये वही बातें नहीं, खान साहब भी कहते थे मैं ये भी ले आऊंगा वो भी ले आऊंगा, अब आप भी वही बातें कर रहे हैं। मैं आता हूं, आपको याद होगा पिछले साल गैस नहीं था इस मुल्क में, तो हम पीटीआई पे बड़ा तनकीद किया करते थे कि यार आप लोगों ने गैस एलएनजी क्यों नहीं खरीदे। आपकी हुकूमत आई, आप लोगों ने भी कोई खातिर खा कोई इसमें अपनी वैल्यू एड नहीं की, तो आप भी एक 22वें ग्रेड की तैनाती पर लगे हुए थे। गुजारिश है साजिद भाई, जब आप एक सीरियस किस्म के मरीज को अस्पताल ले जाते हैं, जाहिर बात उसके मर्ज को पकड़ने के लिए, उसको सेहतियाबी के लिए उसको ऑपरेशन भी करना, अगर आप मुझे बस बात करने देंगे, ये आप पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं, आप मुझे बात करने देंगे, आप मुझे बात करने देंगे। जब एक सीरियस किस्म के मरीज को अस्पताल ले जा करके उसके मर्ज की तशखीस के लिए उसके लिए सबसे पहले ऑपरेशन होता है, उनको तकलीफ दी जाती है सिर्फ इसलिए कि ताकि इसकी बीमारी को जड़ से पकड़े, ताकि ये सेहतियाब हो जाए। 3.5 साल उस मरीज के मर्ज पकड़ने में हमें लगे, उसके बाद अब हमें 3-6 महीने हो गए, और इस 6 महीने में वो मरीज कौन है ताकि आवाम को पता चले। पाकिस्तान मतलब जी वो मरीज पाकिस्तान है, जो भी मुराद ले वो तो सलीम भाई समझ जाते हैं। बहरहाल अब 6 महीने में जाहिर बात है उसको रिकवर करने में उसको दोबारा इलाज, मैं समझ गया वो पाकिस्तान है। तो फिर माजरत के साथ अच्छा, आपको याद होगा, नहीं मैं समझ गया, आपको याद होगा, सर सुन लेना, आपको याद होगा आप लोग ही ऐवान में खड़े होकर कहते थे खान साहब तारीख से अच्छा पाकिस्तान हमने आपको दिया, आपने बेड़ा कर वो अच्छा पाकिस्तान तो दिया आपको, फिर 2018 कैसे हो गया मौलाना साहब। जब तक ये हजरात तशरीफ नहीं लाए थे ना, पाकिस्तान ही पाकिस्तान नजर आ रहा था। 3.5 साल यहाँ जो शोरस चलाया गया, जो अंदाज अपनाया गया 3.5 साल में, बावजूद इसके कि इनके बकौल बाहरी अक्सरियत से आ गए थे, प्राइम मिनिस्टर हिसाब भी इनका, और सुबह में भी इनकी हुकूमत, किस इनका रास्ता रोका था, लेकिन उसके बावजूद 3.5 साल में इनका नतीजा 0 रहा। अब 0 तो अपनी जगह, 0 भी अपनी जगह से इतना हिल गया कि जमीन की शिकम के अंदर चला गया। अब उसे निकालने में हमें कम से कम 6 महीने लगे, मजीद कुछ टाइम लगेगा, खान और साहब आप देखेंगे निजाम ठीक हो जाएगा। खान साहब ने 10 माह से 1 साल के कलील अरसे में नैब कवानीन तब्दील किए थे,
आप मुझे कंप्लीट करने दिएगा। खान साहब ने पाकिस्तान में एक निज़ाम के लिए करारदाद लाए थे कि तालीमी निज़ाम यकसा होगा, गरीब और अमीर का बच्चा एक ही तालीम पढ़ेगा। खान साहब कई प्रोजेक्ट पर 1 साल के अंदर वो लेकर आ गए थे इस कौम के लिए, ठीक है, तब आप लोग अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे। आपने इस 10-8 माह में क्या किया है, ये भी तो आप बताएं कौम को कि हम आम आदमी के मफाद के लिए ये बिल लाए हैं, हम आम आदमी के मफाद के लिए हम ये बिल लाए हैं। खान साहब आज बताएं आप। हम बड़े खुश थे कि जब सारी तालीम यकसा होगी ना तो कासम और सलमान ये दोनों पेशावर के एक गरीब स्कूल में नजर आएंगे ना, जहां हमारे बच्चे भी पढ़ रहेंगे, या कराची के औरंगी टाउन के गरीब स्कूल में जहां आपके बच्चे पढ़ रहे वहां भी। लेकिन ये सिर्फ दावे तक थे, इन सब के दावे, हमने इनके बड़े बुलंद बांग दावे देखे, एक ही दावे, तो आईनी मुद्दा पूरा दावे देते ना सर, जी? तो आज 5 साल अगर ये पूरा करते तो कौम इनसे पूछती ना, किससे? अगर ये 5 साल पूरे करते पीटीआई वाले। कौम अब पूछ रही, जवाब देने की सकत नहीं इनमें। अच्छा चले 3 साल में नहीं इनके पास। चले पूछ लेते। आज सुने, एक वोटर पूछ रहा है कि भाई पीटीआई हमने आपको वोट दिया, इमरान साहब हमने आपको वोट दिया, आपने 3.5 साल में हमारे लिए क्या किया? चले एक गलती हो गई, नादानिस्ता तौर पे हो गई, लेकिन अब क्यों तंग कर रहे? चलने दो इनके आवाम, आप जरा आवाम में जाएं, जरा पकड़े के पास जाएं, उनकी जरा राय देखो, पूछ लेते हैं, उनके तजिया जरा देख लें। पूछ लेते हैं। सर बाय इलेक्शन आप जीत रहे हैं, मौलाना साहब के इल्म में होगा, अब आगे अवाम आपके गिरबान पकड़ेगी क्या, आप चूरन बेचेंगे? अवाम हमें जितवा रही है, अच्छा, या गिरबान तो पकड़ना इनका बोला गया ना, जितवा हमें मौलाना साहब कह रहे हैं अवाम आपको पूछेगी कि इनके खुद के हलकों में ये हार रहे हैं। ये पिछला सरहद में सुबह खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग हार रहे हैं, पंजाब में ये लोग हार रहे हैं, सिंध में ये लोग हार रहे हैं, और फिर भी ये कहते हैं अवाम हमें पकड़ रही है। अवाम तो उनको पकड़ रही है, इनको हरवा रही है। तो जो हार रहा है अवाम उनसे पूछ रही है ना, भाई तुम लोगों ने क्या किया था। और ये 3.5 साल तो नहीं, ये तो सर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो 30 साल ये हर हुकूमत में रहे हैं, हर हुकूमत के अंदर ये मौजूद रहे। इस हुकूमत में ना सही पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी दिखा दे। हमारा तजुर्बा ज्यादा है, इनका तजुर्बा ज्यादा है। तजुर्बा की बात में कर ही नहीं रहा। आप ये 3.5 साल को, ये 8 महीने को छोड़े, पुरानी हुकूमतों में बताते हैं कि आपने ये काम किया अवाम की फलाह के लिए, जिससे अवाम को फायदा पहुंचा, कश्मीर के अवाम को फायदा पहुंचा, किसी को एक काम के मौलाना साहब गिनवाएं, क्या गिनवा को बताया? हर चीज। और सर इंडिया देखिए, यहूद और नसारा कभी हमारे दोस्त नहीं होंगे, एग्रीड, ये हमारे कभी यार और मददगार नहीं होंगे। नहीं होंगे। दुनिया इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होंगी वो यहूद और नसारा की तरफ से होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब यहूद और नसारा से हटके रशिया की तरफ जा रहे थे, इससे पहले भुट्टो साहब गए थे, उस वक्त पीएनए बना के उन लोगों ने मुखालफत की थी। ये आज ये बना के साजिद, इसमें मैं मुस्लिम भाई सर एक मिनट मेरी बात को मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। बहुत अच्छी बात है, हमारे दोस्त नहीं बन सकते, बहुत बेहतरीन बात है। खान साहब जो है ना उनको इग्नोर करके रशिया से गैस खरीद रहे थे 30% डिस्काउंट के ऊपर, ऑयल खरीद रहे थे, मेरे ख्याल गैस 20% थी और ऑयल 30% पे था। और जो है ना इन्होंने जो है उसमें रुकावट डाल दी, रिजिम चेंज करवा के। इंडिया लोकल करेंसी में खरीद रहा है रशिया से, बताएं, गैस लोकल करेंसी में खरीद रहा है, पेट्रोल, और अब इसने लोकल करेंसी में फर्टिलाइजर भी खरीदना शुरू कर दिया है। और हम यानी उन हिंदुओं से भी गए गुजरे हो गए कि हम जाके उन जिसके बारे में हमें बताया गया कि हमारा दुश्मन, हम उसकी बातों पे अमल करके उन्हीं के करेंसी के ऊपर, डॉलर के ऊपर हम खरीदते हैं। आज हम डॉलर के गुलाम बने हुए, आज हम डॉलर की गुलामी में फंसे हुए हैं। हम डॉलर की गुलामी में मेरे से ज्यादा इनका हक बनता है। इन्होंने दीन का ठेका लिया हुआ है, इन्होंने दीन के दावेदार है, ये आलम दीन है। चलें, आज आपने बड़ी सीरियस बहस छेड़ दी है। मैं आता हूं मौलाना साहब, आप पहले अपना टैग दे दें। पहला मौका ये है कि साजिद सलीम भाई जज्बाती हो गए। मुझे एक बात बताइए कि जहां आपकी अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी चल रही है, आप फौरी तौर पे एक रजीम तब्दील करें और आके जाके आप किसी और जाके ग्रुप में चले जाएं। अब हमारे यहाँ यूनियंस का इशू है, मैंने खरीदनी है, आप अपने पैसे दे रहे हैं, आपको एक बात कही थी, आप कहीं से भी खरीदें, आपकी मर्जी है, आप गुलाम बन के नहीं खरीद सकते कि आपको यहाँ से खरीदना है या वहां से खरीदना है। इससे पहले भी मैं अपना एक मौका दे चुका हूँ कि जहाँ आपका रोजाना का रिस्क चल रहा है, जहाँ आपके बहुत लोगों का कारोबार चल रहा है, आप फौरी तौर पे उधर स्टेप नहीं ले सकते। अच्छा, जहाँ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया बहुत बड़ी जमहूरी रियासत है, वहाँ आपका एक साल से एक जमहूरियत चल रही है। वहाँ अगर कोई तब्दीली आती है, उन्होंने भी कोई एक दिन में ये फैसले नहीं किए, उन्होंने भी डे बाय डे एकदम किया और एकदम नहीं किया। लेकिन इतने बड़े मुल्क को चलाने के लिए शायद अमेरिका भी इतना ज्यादा उनको वो सहूलत नहीं देते, उन्होंने उनको रास्ते दे दिए। अब पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, यहाँ फौरी तौर पे आप स्टेप नहीं ले सकते। मैंने आपको अक्सर प्रोग्रामों में कहा कि हमारे यहाँ आपने खरीदारी करनी है सर, मुख्तलिफ यूनियन फायदे की खरीदारी सऊदियन
का अपने मफादात हैं, हमारे सराउंडिंग, हम छोटा मुल्क है, हमें 3-4 लोगों यूनियंस के दरमियान में हम पिस जाते हैं। यूरोपियन यूनियन का अलहदा मफादात हैं, सऊदीयंस के अलहदा है, इधर अफगानिस्तान है, इधर इंडिया, हमें सबको काउंटर करना पड़ता है। अच्छा, फौरी तौर पे बेरोजगारी और फौरी तौर पे इतनी ज्यादा हमारे मुल्क में लोगों का बिजनेस और वो नहीं है, हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुख्तलिफ लोगों के साथ कारोबार है। अब वो फौरी तौर पे आप तोड़ नहीं सकते। ईरान जैसी कंडीशन पे लाना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को ईरान जैसी कंडीशन पे लाना चाह के अकेला करना, खाली रशिया के साथ, हालांकि जबकि हम इस रशिया के ऊपर यूरोप रशिया से ले रहा है, यूरोप रशिया से तिजारत कर रहा है, रशिया से तिजारत कर रहा है। एक हमने क्यों अगर अमेरिका के गुलाम तिजारत नहीं कर रहे हैं, अगर मैं दलील में गलत हूं तो और दिफा के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी में रशिया तो देगा, अमेरिका नहीं देगा। लेकिन मैं टेक्निकली बात, क्योंकि मौलाना हमारे मेंबर पे बैठते हैं तो दलीलें लेते हैं तो इनको दलील पसंद आएगी। हम फौरी तौर के ऊपर उस वक्त तक हम अपने इर्द गिर्द को तब्दील नहीं कर सकते जब तक हमारे यहाँ कुछ हमारे बेसिक दुरुस्त ना हो जाए। एकदम झटके के साथ आप नहीं तोड़ सकते, हम ईरान जैसी कंडीशन पे नहीं ला सकते। मौलाना साहब आप देखिएगा, हजारों दफा मैंने इनको देखा JUI के, एक सख्त मौकफ नहीं इख्तियार करते किसी भी मुल्क के मामले पे, क्योंकि समझदार, उनको पता है कि हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक सियासतदान नहीं होता, इसमें पूरी आवाम होती है। अब इमरान खान साहब चाह रहे थे कि हम बिल्कुल तोड़। अच्छा, दूसरी बात है, रशिया के साथ आप फॉरेन ट्रस्ट नहीं कर सकते टोटल सारी यूनियंस को तोड़ के, क्योंकि हम उनके अगेंस्ट किसी जमाने में अफगानिस्तान पे खड़े थे। आप एक भी हम गलत खड़े थे, ठीक है, गलत कह सकते, लेकिन आप उसके बाद क्या आप समझते हैं कि सिर्फ एक पेट्रोल के खातिर हम दूसरे मुल्कों से तोड़ के हम एक रशिया और रशिया भी अगर आवाम की मफाद में सर पेट्रोल रशिया भी हमें ब्लॉक कर दे तो हम अकेले रह जाते हैं। लेना हमारे पाकिस्तान के मफाद में है सर। फौरी तौर पे आप एक फौरी तौर पे की बात, आपके पैसे हैं, आपने खरीदना है, आपको अगर फला दुकानदार सही रेट पे दे रहा है तो आप उससे लोगे, अगर कोई फला दुकानदार सही रेट पे दे रहा है तो कोई तारीफ नहीं है। और आपको वादे तौर पे आपको बताया गया कि स्टोर की सियासत, आपको कुरान शरीफ में वादे तौर पे बताया गया है किसको दोस्त बनाना है और किसको नहीं बनाना है। दोनों ये बात आप करें ना, आपको कुरान में पाक में वादे तौर पे बताया गया है किसको दोस्त बनाना है और किसको दोस्त नहीं बनाना। हुकूमत भी ये बात आप अगर अपनी आवाम के फायदे के लिए खरीदारी नहीं कर सकते तो आपको हुकूमत करने का भी कोई अच्छा नहीं है। आगे आपका पॉइंट, आज इनके अंदर PTI का कारकुन आ गया। PTI की मैंने बात ही नहीं की इसमें सर, आम पब्लिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, मौलाना गयास साहब, अब आप क्या फाइनल जनाब करने जा रहे हैं? साहब फरमा रहे हैं कि कुरान का, अल्लाह का हुक्म यह है कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। बेहतरीन बात फरमाई, और हकीकत यही है कि कुरान कहता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। एक और जगह अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया। मैं इनकी इस बात की तायीद करता हूँ, काश हमारे इमरान खान साहब का भी ये नजरिया हो जाए और इमरान खान साहब कल के धरने में जहां शिरकत करने जा रहे वो एक दफा कहे कि हमें यहूदियों से नफरत है, हमें कादियानियों से नफरत करने की तालीम ही नहीं दी। बड़े खामोशी से सुन रहा था। इनका कोई भी लीडर, इमरान खान साहब हो, असद उमर साहब हो, कोई भी हो, और शाह महमूद कुरैशी साहब हो, सिर्फ और सिर्फ आकर स्टेज पे ये कहे कि हम कभी कि ये यहूदी कभी हमारे दोस्त नहीं बन सकते, चले नफरत की बात छोड़ दे, सिर्फ ये कहे, कुरान की इस बात के इस आयत की तर्जुमा करके कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की जगह इसको पढ़कर ये कहे कि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। इंशाअल्लाह जुर्माना देने के लिए, इनाम देने के लिए हम बैठे हुए। और इसी तरीके से कादियानियत के बारे में हमें तो कहा जा रहा है कि दीन मजहब के ठेकेदार ये बने हुए। अरे हम दीन मजहब के ठेकेदार नहीं है। जिस तरह आप दीन मजहब पाकिस्तान के चौकीदार है, हम भी इसी तरीके से दीन मजहब पाकिस्तान के चौकीदार है। लेकिन कुरान की तशरीह गलत होने से हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे। अगर यहूदियत की बात आती है, आप कहते हैं कि यार ये आपके दोस्त नहीं बन सकते, हमें इस बात में तो कायल कर रहे, लेकिन 3.5 साल से पहले, बल्कि 1973 से लेकर के जब से आप इमरान खान साहब पाकिस्तान टीम में, उस वक्त से लेकर के फिर आपके 80 तक, 80 से लेकर के फिर आपके 92-93 तक, उसके बाद से लेकर के आज तक, फिर सियासत में आने के बाद, अगर ये यहूदियत से इतनी नफरत थी ना तो आज हमारे इस मुल्क में ये आज ये शर फसाद ये चीजें न होती। नंबर 1। दूसरी बात, बहरहाल सलीम सचवानी सब नाराज होंगे मेरे भाई, ये जो आप कर रहे हैं, मुझे सवाल करने दें। जो आज आपने जो यहूदी तमाम ये जो मलबा है खान साहब की शख्सियत पे डाला, आपको याद होगा
ये इस पाकिस्तान की सियासत में ये भी पुराना नहीं है। बेनजीर साहिबा की शख्सियत पे कचरा उछाला गया, भुट्टो साहब की शख्सियत पे कचरा उछाला गया, क्या कहा गया था? बेनजीर साहिबा की तस्वीरें उछाली गई। बेनजीर साहिबा के लिए आप लोगों ने कहा था औरत की हुकूमत, मुल्क में फतवे जारी किए थे, ठीक है। तो आज आप खान साहब पे भी यही लगा रहे हैं, तो कुछ नया तो नहीं हुआ। खान साहब के बारे में हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब की हुक्मरानी नाजायज है, हम ये नहीं कह रहे। खान साहब कह चुके हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं, हाँ, वो नाजायज हुकूमत नहीं मानते। वो यूं फरमा रहे कि खान साहब अपनी हैसियत से आए, अपनी मुल्क की सलामती और आवाम की ताकत से आए, न कि बेदौर पे जाकर के यहूदियत हो, चले आप लोगों ने उससे कहा था सिलेक्टेड। तुम ये जो अभी बाई इलेक्शन पे महमूद मौलवी जीता है, अभी इसको किसने जितवाया? अवाम ने जितवाया ना सर। किसको? महमूद मौलवी साहब को कराची बाई इलेक्शन। हाँ ठीक है, जीत गए। इन्हें 245 की बात करें, जी बिल्कुल जीत गए। तो फिर अवाम ने जितवाया ना, अवाम ने ना, हमने भी तो मान लिया कि अवाम ने जितवाया। आपने कहा वो किसी और के पैरों पे आए थे। नहीं नहीं नहीं, इमरान खान के लाने की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब के पीछे जो इस वक्त ताकतें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहूदी ताकतें हैं, और ये हम हर फोरम पे कहेंगे और मैं आपके बात चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। आगे आपका पॉइंट सलीम साहब। कहीं पे यही नहीं लिखा गया है कि यहूदियों से नफरत की जाए, ये लिखा गया है कि यहूद और नसार हमारे दोस्त, यानी इनसे होशियार रहे। ठीक है, इसको ये दोस्त हमारे मुखलिस नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है। अच्छा मैं आता हूँ, एक मेरे देते बात निकाल दी उन्होंने। चले नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि अब ये जो कैरेक्टर एसोसिएशन की हम बात करते हैं, इस्लामिक टच की हम बात करते हैं, हम सियासत परफॉर्मेंस की बात करें ना, परफॉर्मेंस की बात करें भाई, हमारे टेनओवर में ये काम हुए। अमल साबित करता है कि कौन यहूद और नसारा के नजदीक जा रहा है और कौन इससे हट रहा है, ये अमल साबित करता है। तो खान साहब ने अपने अमल से साबित किया कि वो काफी टाइम से इन्होंने देख लिया कि हम मुसलसल इनकी गुलामी में चल रहे हैं, डॉलर के हम गुलाम बने हुए हैं, जो वो हुक्म करते हैं हम उनका मान रहे हैं। तो उन्होंने इससे हटते हुए रशिया के साथ जाके बातचीत उन्होंने स्टार्ट की कि वो रशिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वहां का जाना बहुत नुकसानदेह हुआ, वहां जो पड़ोसी मुल्क था ना, आपने उसको तबाह करके पाकिस्तान को अपने बदनामी की लिस्ट में आपने शामिल कर दिया। हम कैसे बात करने के लिए उनके पड़ोसी रशियन नहीं, रशिया को बदमाश बना करके उस गरीब बात करने गए हैं, हम उनसे अपने मफाद की बात करने के, ना उनके हमें लड़ाई से लेना देना था, ना हम उनकी लड़ाई में शामिल थे, ना हम उनकी लड़ाई के अलमबरदार बने, ना हमने उनकी लड़ाई की फेवर की। ठीक है, अगर रशिया के पास जाके अगर यहूद और नसारा से तजारत से हटके अगर मजीद तजारत को बढ़ाते हैं, यहूद और नसारा से तजारत करने से मना नहीं किया गया, हमें करनी चाहिए इनके साथ तजारत, मगर हमें रशिया के साथ तजारत करने में फायदा हो रहा है, बेनिफिट पहुंच रहा है। रशिया अफगानिस्तान के साथ हम भूल गए, हमें बेच रहा है गंदुम, यार आप कैसी बात कर रहे हो? रशिया से गंदुम लेके वो हमें बेच रहा है आज अफगानिस्तान में समझ गया इस चीज को कि वो सही जगह पे गलत जगह लड़ाई की थी, वो भी समझ गया। के बदले हम लाशें दे दें, क्या मसला, क्या रशिया को हटा के अमेरिका को मुसल्लत किया इन लोगों ने, 2 दफा बर्बाद हुआ अफगानिस्तान, बर्बाद हुआ, हमारे हजारों लोग अमेरिका मुखालिफ होते, मजा आता। अमेरिका की बात नहीं है, अमेरिका की पॉलिसियों की मुखालफत की बात है। जहाँ हमारे मफाद के खिलाफ पॉलिसी होगी करेंगे, जहाँ हमारे मफाद की बात होगी हम मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। आगे आपका पॉइंट लास्ट में। जी सर, लास्ट पॉइंट ये है कि साजिद, दोनों पार्टियां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल तरीके से लें। मजहब को उस वक्त तक हमारी जरूरत पड़ती है जब हमारे मजहब पे कोई उंगली उठाए। ट्रू, आपने बहुत सारी चीजें लेके चलनी होती हैं, समझदारी के साथ चलें। वही अफगानिस्तान जो कल बहुत कुछ कह रहा था, आज वो बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छी पॉलिटिक्स कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को शामिल करता जा रहा है। वो तालिबान का वो रुख अब नजर नहीं आ रहा जो पहले था, और ये अच्छी बात है कि आपको एक आम पब्लिक ओपिनियन पे भी चलना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये जो कार्ड खेलना होता है यहूदियों का, काफरों का और फलां का, एंटी अमेरिका का, ये कार्ड बहुत पुराना हो गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई थी, उनको भी लोगों ने कहा कि यहूदी अमेरिकन एजेंट है, तो ये हमारे उलमा मशाइख ने इनके ऊपर फतवे भी लगाए, तो ये बहुत पुराना हो गया। इससे बेहतर ये था कि हम कोई एक पब्लिक ओपिनियन पे खड़े होकर बात कर लेते तो शायद बेहतर हो जाता। मेरा इख्तलाफ किसी के साथ नहीं है, मेरा इख्तलाफ नहीं है, बल्कि मेरा सिर्फ एक इख्तियार है कि मैं इनको बाजुओं से पकड़ के तमाम सियासी लीडर्स को कहूं कि तुम एक साल सिर्फ पब्लिक ओपिनियन पे काम कर लो, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, इमरान खान साहब अगर सड़कों पे बिठा के कारोबार तबाह कर सकते हैं, एक जीडीपी और ये और वो और खजाना बढ़ा हुआ दिखाया,
और उनकी हुकूमत गिरते साथ ही वो खजाना खाली हो गया। और यही जो इन्होंने बकौल इनके 30 साल 40 साल हुकूमतें भी की, उसके बाद इमरान खान के 3 साल में 3.5 साल में मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच गया। मतलब तबाही फारी की खड़ी होती है जो इनके सामने आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को ये होश के नाखून लेने चाहिए कि मुल्क के अंदर जो है ना, हम मुल्क की अवामी मफादात क्या है, पाकिस्तान एक दूसरे मेरा वतन अजीज मेरा वतन अजीज पाकिस्तान हमेशा क्राइसिस में रहा। जिसका जो बस चला उसने वो कार्ड खेला, किसने सिंधी कार्ड खेला, किसने महाजर कार्ड खेला, किसी ने यहूदो नसारा का कार्ड खेला। अवाम का कार्ड पता नहीं कौन सा है, वो कार्ड मुझे लाके दो। ग्रीन कार्ड कौन सा है वो मुझे लाके दें, मैं इन दोनों के पांव चूमूंगा। तो यहूद नसारा का कार्ड जो आप बता रहे हैं ना, वो यहूद नसारा का कार्ड नहीं, ये वो हकीकत है जो कलाम पाक में बयान की गई है। उसी को नजरअंदाज करने की सजा जो हम आज भुगत रहे हैं। ये जो आज हम मिसाल में पहुंचे, आज पाकिस्तान अल्लाह का दिया हुआ इस मुल्क में बहुत कुछ है। आपके यहूदी बलोचिस्तान की इन इलाकों में जाते हैं जहां पे आपकी आर्मी नहीं जा सकती, वहां पे उनकी गाड़ियां वहां पे जाके वहां से अपने जो है ना एग्रीमेंट किए हुए, वहां से तांबे की स्मगलिंग हो रही है। तांबे के साथ सोना निकल जा रहा है, सोना साथ में जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। ये लावारिस मुल्क के सारी बातें आखिर हर हुकूमत ने किसी न किसी को कॉरिडोर तो दिए ना। कॉरिडोर देने का ये मतलब नहीं लिटवा दो, ये नहीं है मुल्क के मफाद के ऊपर एग्रीमेंट्स होते हैं, मुल्क की मफाद से हट के एग्रीमेंट नहीं होंगे। 25 रुपए के ऊपर आप हम पाकिस्तान को मिलेंगे और 75 रुपए वो लेके जाएंगे, इस तरह के एग्रीमेंट नहीं होते। इस तरह के एग्रीमेंट करने वालों को एहतसाब के दायरे में लाना चाहिए, जिन्होंने मुल्क के मफाद के खिलाफ एग्रीमेंट्स किए, जिन्होंने महंगी बिजली के एग्रीमेंट्स किए, जिन्होंने महंगे ट्रेनों की बोगियां खरीदी हैं, उनके ऊपर जिन्होंने महंगे मोटरवे बनाए, इनके ऊपर इन सबको एहतसाब के दायरे में लाना चाहिए। आपका, मेरा और गया साहब का, इन सबका पैसा था, ये खाली हुक्मरानों को बैठे हुए हुक्मरानों को पैसा नहीं था। सर आगे आपका पॉइंट। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादाबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।